गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था व्यवस्थापिका सभा को। व्यवस्थापिका सभा में हमने तीसरा चरण जो है फ्रांसीसी क्रांति का कंप्लीट कर लिया था। व्यवस्थापिका सभा को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा फ्रांस के राजा का सहयोग कर रहे थे। तो वहाँ पे उनके सहयोग के चलते जो है हमने एक बात और पढ़ी थी कि उसमें जो ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक था, ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक प्रशा का सेनापति था, मुख्य सेनापति था। उसने घोषणा की थी कि यदि कोई भी व्यक्ति, फ्रांस का कोई भी व्यक्ति जो है लुई 16वें या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा तो पेरिस की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और ये घोषणा जो है 10 अगस्त 1792 को की गई थी। तो 10 अगस्त 1792 को की गई इस घोषणा ने जो है जनता के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। तो जो है जनता ने एकजुट होकर के दूसरी बार जो है 10 अगस्त को इस बात से उत्साहित होकर के टुइलरी के महल पे दोबारा आक्रमण कर दिया। जनता ने जब टुइलरी के महल पे आक्रमण किया तो वहां पे राजा और उसके परिवार को बंदी बना लिया गया। तो राजा ने जो है भाग करके अपनी जान बचाई और यहाँ पे उसने व्यवस्थापिका सभा में शरण ली। राजा जब जो है व्यवस्थापिका सभा में शरणागत बन करके आया तो उस समय राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया और यहाँ पे जो है गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो अब यहाँ पे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन उसके लिए जो है आगे नए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले जो है राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा या राष्ट्रीय सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया था वो अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से नहीं पा सका था, क्योंकि वो संवैधानिक राजतंत्र जो है उसने फ्रांस को दिया था और संवैधानिक राजतंत्र का फ्रांस के लोगों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। आम जनता जो है वोट देने की अधिकारी थी ही नहीं और समाज कल्याण के लिए कार्य भी जो है उसने बहुत कम किए थे। तो इस तरह से बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त किए राष्ट्रीय संविधान सभा भंग हो गई थी और उसके बाद व्यवस्थापिका सभा भंग हो गई थी। तो अब जो है एक और नई सभा या नया कोई भी राष्ट्रीय स्तर की संस्था चाहिए थी, तो जो कि फ्रांस के लिए नए संविधान का भी निर्माण करे और आगे जो है फ्रांस की जनता की अगुवाई करे। उसके लिए जो है राष्ट्रीय सम्मेलन को चुना गया और राष्ट्रीय सम्मेलन जो संस्था थी उसके लिए भी सदस्यों का चुनाव करना जरूरी था, क्योंकि जो राष्ट्रीय सभा थी उसके सदस्य तो संविधान बना करके जो है अपने पद से विमुक्त हो गए थे। उसके बाद व्यवस्थापिका सभा थी, इसके सदस्य भी जो है अपने लक्ष्यों को नहीं पा सके थे, तो वो सदस्य तो सीधा यूं का यूं नेशनल कन्वेंशन में नहीं आ सकते थे। तो अब चुनाव प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों का चुनाव किया जाना आवश्यक हो गया। तो उसके लिए जो है 11 अगस्त 1792 को जो है एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत जो पेरिस कम्यून जो उस समय की का तत्कालीन जो शासन था वो पेरिस कम्यून के हाथ में दे दिया गया। यहाँ हम पेरिस कम्यून की बात कर रहे हैं। तो पेरिस कम्यून क्या है? पेरिस कम्यून के बारे में स्टूडेंट्स सवाल उठ रहे होंगे। तो हमने जब बात की थी जो राष्ट्रीय संविधान सभा की, राष्ट्रीय संविधान सभा को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फ्रांस को जो है विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। फ्रांस को जो है विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था और उनको जो है प्रांतों को क्या कहते थे? कैंटन, और फिर कैंटनों को कहते थे कम्यून, और कम्यूनों को फिर आगे कम्यूनों को बांटा गया था। जैसे कि फ्रांस देश को कैंटनों में बांटा गया और कैंटनों को कम्यूनों में बांटा गया और उनको कम्यूनों को विभिन्न गांवों में बांटा गया था। इस प्रकार से ये जो बंटवारा था ये हमने पीछे पढ़ा था। तो इस प्रकार से पेरिस कम्यून के हाथ में जो है वो थोड़े समय के लिए अंतरिम शासन दे दिया गया, जब तक कि नेशनल कन्वेंशन का चुनाव नहीं हो जाता, उसके सदस्य चुन नहीं लिए जाते, तब तक जो है जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो पेरिस कम्यून के हाथ में आ गई। तो इस प्रकार से 20 सितंबर 1792 को 20 सितंबर 1792 को जो है इसके लिए चुनाव हुए और 21 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय सम्मेलन ने जो है फ्रांस में सत्ता संभाली। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस में सत्ता संभाली।
प्रकार से 21 सितंबर 1792 को 21 सितंबर 1792 को सत्ता संभालने के बाद जो है 3 साल तक नेशनल कन्वेंशन ने अपने कार्यों के लिए जो है आगे काम किया और इसका कार्यकाल जो है 3 साल रहा। 3 वर्ष तक इस सभा ने काम किया। तो यहाँ पे इसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, कितने सदस्य चुने गए, उनकी संरचना के विषय में एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया के बाद कि कितने सदस्य चुने गए थे, वो जो है कैसे किन दलों से संबंध रखते थे, उनके विषय में जानने के बाद ही हम ये देखेंगे कि इसके सामने शुरुआती कठिनाइयां क्या आई या फिर इसने क्या उपलब्धियां हासिल की, अपने लक्ष्यों को कितना पा सकी। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल कन्वेंशन की संरचना और स्वरूप। नेशनल कन्वेंशन की संरचना और स्वरूप। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन की, जिसने 21 सितंबर 1792 को कार्यभार संभाल लिया था। यहाँ पे जो है फ्रांस के लिए उसका चुनाव हो गया था। तो इसमें जो है फ्रांस के 83 प्रांतों में से 782 सदस्यों का जो है चुनाव किया गया और इन 782 जो स्थानों को या इन पदों को 782 जो स्थान या पद चुने गए थे, इनमें भी जो है आगे फिर बंटवारा हो गया। इन 782 पदों के लिए जो मतदान करवाना था, वो एक मतदान प्रक्रिया, जैसे कि पहले मतदान प्रक्रिया थी, उसी मतदान प्रक्रिया के तहत आगे चुनाव हुए। मतदाताओं का यहाँ पे एक थोड़ा सा फेरबदल किया गया था। पहले तो कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से ऊपर आयु का था, 25 साल का था या 25 साल से अधिक आयु का था, वही मत दे सकता था। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति 21 वर्ष का था, यानी कि वयस्क मताधिकार को पहली बार लागू किया गया था और यहाँ पे 782 पदों को चुना गया 83 प्रांतों में से। तो इन 782 सदस्यों में भी वैचारिक भिन्नता थी, जिसके चलते जो है वो 3 भागों में बटे हुए थे, 3 दलों में बटे हुए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोंदिस्त की। जीरोंदिस्त जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक उदारवादी दल था, वैसे ही यहाँ भी जो है उदारवादी दल का ही जीरोंदिस्त पे प्रभुत्व रहा। इसके सदस्यों की संख्या 200 थी और ये उदारवादी विचारों के थे, लेकिन गणतंत्रात्मक स्थिति ये फ्रांस में चाहते थे। फ्रांस में राजतंत्र को पूर्ण रूप से अंत करके आगे गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनके लिए तरीके उदारवादी अपनाए जाने चाहिए। और दक्षिण से संबंधित थे ये सारे ही लोग, तो इसीलिए इनको दक्षिणापंथी भी जो है कहा गया। तो इस प्रकार से 200 लोग थे और जिरोंद नामक जगह पे जो है ये इकट्ठे होकर के बैठक करते थे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसीलिए जीरोंदिस्त कहलाए थे। और उसी कारण से जो है पहले की तरह ये उदारवादी ही थे, जैसे कि व्यवस्थापिका सभा में इनके बारे में हमने पढ़ा था और इनकी संख्या 200 थी। तो यहाँ पे दूसरे थे जैकोबिन दल। जैकोबिन दल के सदस्यों की संख्या स्टूडेंट्स 100 थी। तो यहाँ पे जो 100 सदस्य थे वो जैकोबिन दल से थे और ये जो है क्रांतिकारी विचारों वाले थे। गर्म दल के सदस्य कहे जा सकते हैं, ये गर्म खून वाले थे। यहाँ भी इनकी सदस्य संख्या जरूर कम थी, लेकिन आम जनता का इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है सहयोग था। आम जनता इनको बहुत अधिक सहयोग दे रही थी। संख्या में कम होते हुए भी जो है इनका प्रभाव आम जनता पे सबसे अधिक था। तीसरा जो दल था वो प्लेन कहलाता था। तीसरे दल के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। यहाँ पे 482 जो है हम मानते हैं कि 482 सदस्य जो है तीसरे दल के सदस्यों में आते थे। प्लेन उनको कहा जाता था। वो अन्य ऊपर के जो दोनों ही दल हैं इनसे भिन्न जो है उनकी नीति रहती थी, उनके विचारधारा रहती थी और वो ऊपर के दोनों ही दलों से किसी भी तरह से उनके विचार नहीं मिलते जुलते थे। लेकिन हाँ, एक विचारों में समानता थी कि वो भी गणतंत्र को ही फ्रांस में जो है आगे गणतंत्रात्मक शासन चाहते थे, न कि राजतंत्र। तीनों ही दलों के विचारों में एक समानता अवश्य थी कि सारे ही जो है ये चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो जाए और यहाँ पे गणतंत्र
की शुरुआत हो जाए, गणतंत्र की यहाँ पे स्थापना हो जाए। तो इस प्रकार से 3 दल थे यहाँ पे। इन तीनों दलों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने पीछे जो राष्ट्रीय सभा और जो व्यवस्थापिका सभा के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो सदस्य थे उन सदस्यों में से भी 300 सदस्यों को जो है स्थान मिला था। यानी कि जो 300 सदस्य थे, 782 में से 300 सदस्य वही थे जो पहले राष्ट्रीय सभा में या व्यवस्थापिका सभा में सदस्य रह चुके थे। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं, इन स्थिति को देख के ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेशनल कन्वेंशन में चुने गए सदस्य थे वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी थे। कम अनुभवी उनमें जो है नहीं थे। यहाँ पे अनुभवी व्यक्तियों को यहाँ पे पद मिला था, स्थान मिला था चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। फ्रांस के लोगों को अनुभवी लोगों की एक संस्था मिली थी, अनुभवी लोग उन्होंने चुने थे। तो यहाँ पे पहले की चाहे व्यवस्थापिका सभा थी चाहे वो राष्ट्रीय संविधान सभा थी, उसमें जो भी सदस्य शामिल थे उनमें से दोनों ही संस्थाओं के टोटल 300 सदस्य शामिल हुए थे। 300 सदस्यों को ही चुना गया था, बाकी के सदस्यों को उसमें कोई जगह नहीं मिली थी। और बाकी के जो है 482 सदस्य जो है नए चुनावित जो सदस्य थे, नए अनुभवी सदस्यों को यहाँ पे स्थान मिला था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बात की है कि नेशनल कन्वेंशन की संरचना की कि 21 साल का फ्रांस का कोई भी मतदाता जो वयस्क हो चुका है, वयस्क मताधिकार के आधार पे वो मतदान कर सकता है और मतदान के द्वारा जो है अपनी सदस्यता की किसको वह चुनना चाहता है चुन सकता है। और 83 प्रांतों में से 782 सदस्यों का चुनाव हुआ। यहाँ पे 300 सदस्य पुराने ही जो दो सभाएं थी, दो संस्थाएं थी, उनसे चुने गए थे और नए सदस्यों का भी चुनाव हुआ था। तो नए सदस्यों की संख्या और ज़्यादा थी, यानी कि यहाँ पे अनुभव के धनी व्यक्तियों को यहाँ पे ज़्यादा स्थान मिला था। और यहाँ पे जो ये नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय सम्मेलन जो नई संस्था फ्रांस को मिली थी, तो यहाँ पे ये अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। और यहाँ पे 782 सदस्य टोटल चुने गए थे, जिसमें 3 तरह के दल अलग अलग बंट गए। जीरोंदिस्ट जिसमें 200 सदस्य थे, उदारवादी विचारों के थे, गणतंत्र लाना चाहते थे। जैकोबिन 100 सदस्य थे, गर्म विचारों के थे और क्रांति के द्वारा जो है राजतंत्र को पलट के तुरंत ही गणतंत्र की स्थापना जो है फ्रांस में करना चाहते थे। प्लेन जो सदस्य थे ये भी जो है स्वतंत्र विचारों के सदस्य थे। ऊपर के दोनों दलों के विचारों से जो है उनका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन वो भी फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो है फ्रांस को जो ये नई संस्था मिली थी नेशनल कन्वेंशन, इसने जो है बड़े जोश से बड़े उत्साह से कार्य शुरू किया। और यहाँ पे नेवी का उस समय जब नेशनल कन्वेंशन का चुनाव हुआ तो उसी समय फ्रांस की सेना को नेवी के युद्ध में सफलता मिली और नेवी के युद्ध में सफलता से जो है नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों का जोश बढ़ गया और उन्होंने जोश से और उत्साह से यहाँ पे कार्य करना शुरू कर दिया। तो आरंभ में नेशनल कन्वेंशन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या जो है कठिनाइयां उसने सहन की, सबसे पहले तो हमें वही पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम उसके कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उसने कितने लक्ष्यों को पाया और कितने वो अपने कार्यों को करने में सफल हो पाई, उसने कितनी उपलब्धियां पाई और उसमें क्या कमियां रही, क्या उसके जो है गुण रहे। तो सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी कमियां नेशनल कन्वेंशन के जो है रही, किन किन कठिनाइयों का नेशनल कन्वेंशन ने सामना किया। सबसे पहले जो है नेशनल कन्वेंशन के सामने जो कठिनाइयां आई हम उनकी चर्चा करेंगे। नेशनल कन्वेंशन की समस्याएं। सबसे मुख्य समस्या नेशनल कन्वेंशन की थी संविधान निर्माण की, क्योंकि जो पुराना संविधान था उसके अकॉर्डिंग तो ये अपने लक्ष्य को पा ही नहीं सके थे। पुराना जो संविधान था उसके विषय में हमने पढ़ा, राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय संविधान सभा ने जो संविधान निर्माण किया था वो पूर्ण रूप से अपने लक्ष्यों को नहीं पा सका, यानी कि वो गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में नहीं कर सका। उसने क्या किया, पुराने संविधान के अनुसार संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना यहाँ पे कर दी, जिसके कारण जो है एक जो भटकाव की सी स्थिति आ गई जनता के और राजा के बीच में। यहाँ पे राजा तो पहले की तरह
राजतंत्र चाह रहा था और जनता गणतंत्र चाह रही थी, तो पूर्ण रूप से अपने लक्ष्यों को जो है राष्ट्रीय संविधान सभा ना पा सकी, जिसके कारण जो है संविधान जो उन्होंने बनाया था उसमें जो है वो लक्ष्य पूरे ना हो पाए। तो अब जो है उनके लिए सबसे मुख्य समस्या थी नए संविधान का निर्माण करना। सबसे पहले जो है उनका कार्य था कि किस तरह से वो नए संविधान का निर्माण करेंगे, उनमें कौन कौन से अध्यादेश होंगे और किन किन जो है अध्यादेशों को उसमें शामिल किया जाएगा। आम जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुविधाएं हों, आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट कर पाएं और राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत करके गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फ्रांस में जो है स्थापित किया जाए। तो उसके लिए नवनिर्मित संविधान की आवश्यकता थी और नए संविधान का निर्माण करना उनका मुख्य कार्य था। दूसरी जो समस्या थी नेशनल कन्वेंशन की, वो थी राजतंत्र का अंत करने की, क्योंकि बंदी बनाए गए सम्राट लुई 16वें से उनको खतरा था। क्योंकि हमने पीछे देखा कि लुई 16वें ने जो है विभिन्न विदेशी शक्तियों को न्योता दिया कि यहाँ पे आओ, मेरा सहयोग करो, नहीं तो जो है फ्रांस की तरह पूरा यूरोप की स्थिति ही बदल जाएगी। और इन बातों को मद्देनजर रख करके प्रसा और राष्ट्रीय ने लुई 16वें को सहायता भी दी थी और यहाँ पे फ्रांस की सेनाओं के खिलाफ जो है लुई 16वें का सहयोग करने के लिए जो है उन दोनों की सेनाएं आई भी थी। तो राजतंत्र से उनको जो है खतरा था। दूसरी कठिनाई थी राजा जो देशद्रोही हो गया था, जो विभिन्न विदेशी शक्तियों के साथ मिल करके फ्रांस के ही विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, तो उसकी बढ़ती हुई इस देशद्रोहिता को दबाना जरूरी हो गया था, उसकी शक्ति का पूर्ण रूप से अंत करना जरूरी हो गया था। तो किस प्रकार से नेशनल कन्वेंशन जो है राजा की शक्तियों को पूर्ण रूप से दबाए, ये उनके सामने मुख्य कठिनाई थी। तीसरी जो कठिनाई थी, तीसरी जो समस्या थी उसके सामने, वो थी तीसरी समस्या फ्रांस में शांति स्थापित करना। क्योंकि 1789 के बाद से ही हम देख रहे हैं अब 1792 यानी कि लगभग 3-3.5 साल का समय हो गया था, जिसमें फ्रांस को विभिन्न युद्धों को सहन करना पड़ा था, जगह जगह विद्रोहों को सहन करना पड़ा था, राजा की निरंकुशता को सहन करना पड़ा था, जिसके कारण आम जनता परेशान हो गई थी। तो इस तरह से पूरे फ्रांस में किस प्रकार से शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था जो है लागू की जाए, वो भी नेशनल कन्वेंशन के सामने जो है एक मुख्य समस्या थी। उसको कैसे जो है दूर किया जाए, यानी कि फ्रांस में शांति किस प्रकार से स्थापित की जाए, ये भी जो है नेशनल कन्वेंशन को आगे देखना था। तो चौथी जो मुख्य समस्या उसके सामने थी, वो थी जो पहले की जो दो संस्थाएं थी, राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय संविधान सभा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सभा थी या राष्ट्रीय संविधान सभा थी, वो अपने लक्ष्यों को पाने में जो है सफल नहीं हो पाई थी। तो क्योंकि हमने देखा कि समानता की राष्ट्रीय सभा ने बात की थी, तो समानता का जो दायरा था कि हर नागरिक को नागरिक कहा जाएगा और वो समान रहेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2,60,00,000 जनसंख्या में से यहाँ पे वोट देने के अधिकारी 43 लाख थे। तो यहाँ पे जब उनको वोट देने के लिए ही समानता नहीं है, तो आगे समानता के आधार क्या रह जाते हैं। इसी में जो है व्यवस्थापिका सभा के जब सदस्यों का चुनाव हुआ तो यही प्रक्रिया रही। तो यहाँ पे जो समानता नागरिक चाहते थे, पूरे फ्रांस की जो आम जनता समानता चाहती थी, वो किस प्रकार से जो है आगे सही तरीके से कैसे लोगों को संतुष्ट किया जाए और उनको समानता के दायरे में रखा जाए, ये जो है मुख्य समस्या नेशनल कन्वेंशन के सामने रही। और आगे जो है पांचवी समस्या नेशनल कन्वेंशन के सामने ये थी कि क्रांति से पहले जो है फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी शोचनीय हो गई थी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि फ्रांस पे आर्थिक जो है ऋणग्रस्तता ज़्यादा हो गई थी और उस ऋणग्रस्तता के चलते फ्रांस आर्थिक संकट में उलझ गया था। फ्रांस पे आर्थिक संकट आ गया था, जिसके कारण से जो है आर्थिक संकट के कारण धीरे धीरे फ्रांस जो है विभिन्न देशों का ऋणी हो गया था। विभिन्न देशों के ऋणी के साथ साथ जो है फ्रांस
अपने ही देश के जो उच्च कुलीन लोग थे उनका भी ऋणी था, और उनको जो है जरूरत से ज्यादा ऊंचे पद उनको मिल रहे थे उस एवज में, क्योंकि वो राजा को आर्थिक सहायता दे रहे थे, आर्थिक रूप से राजा की मदद कर रहे थे। तो यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति थी फ्रांस की, उसको भी किस तरह से ठीक किया जाए, ये भी मुख्य समस्या थी। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था राष्ट्रीय संविधान सभा के बारे में, उसने जो है नए नोटों का प्रचलन किया था, यानी कि नई मुद्रा का उन्होंने शुरुआत की थी। तो यहाँ पे अभी व्यवस्थापिका सभा को जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने ये भी देखा कि उन्होंने नई मुद्रा तो चला दी थी, लेकिन धीरे धीरे फ्रांस की जो नई कागजी मुद्रा जो उन्होंने चलाई थी, उस कागजी मुद्रा का जो है मूल्य गिर रहा था। तो उस गिरे हुए मूल्य के कारण जो है फ्रांस की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और कमजोर हो गई। और यहाँ पे फ्रांस में जो है अनाजों की भी कमी हो रही थी। तो किस तरह से उस आर्थिक स्थिति को पहले की तरह ही जो है एक सही तरीके से जो है उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये मुख्य समस्या जो है नेशनल कन्वेंशन ने आगे उसके लिए सही तरीके से काम करना नेशनल कन्वेंशन के लिए जरूरी हो गया था। तो ये मुख्य समस्याएं नेशनल कन्वेंशन ने सहन की। तो एक और मुख्य समस्या थी सिक्स्थ नेशनल कन्वेंशन के सामने, वो थी धर्म के प्रति। जैसे कि हमने देखा है पादरी जो वर्ग था वो विलासी था, और उनकी विलासिता पे जो है नेशनल कन्वेंशन से पहले की जो दो संस्थाएं थी उन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की थी। यहाँ पे जैसे कि सिविल संविधान को बनाया गया था, जैसे कि संविधान निर्मात्री जो संस्था थी राष्ट्रीय सभा, उसने संविधान का निर्माण किया था, उसके साथ साथ पादरियों के लिए एक सिविल संविधान बनाया था जिसमें उनके लिए जो आदेश थे वो लिखित थे। जैसे कि धर्माचार्यों को धार्मिक आचरण ही करना है, उनको जो है आम जनता से चढ़ावा नहीं लेना है, और आम जनता उनको चढ़ावा देने के लिए या उनको कर देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उनको जो है धन चाहिए, धन वो राजा देगा, और उनका एक सीमित दायरे में रह करके जो है राजा आर्थिक रूप से सहायता करेगा। तो इस प्रकार से उस संविधान के अनुसार जो है हमने देखा कि व्यवस्थापिका सभा ने भी कोशिश की कि जो धर्माचार्य हैं वो सिविल जो संविधान है उस पर साइन कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे धर्माचार्यों का भी फ्रांस की इन संस्थाओं के प्रति जो है विमुख होना एक बड़ी समस्या यहाँ पे बन गई थी, क्योंकि सारे ही जो धर्माचार्य थे वो फ्रांस की इन बन रही जो संस्थाएं थी, फ्रांस में जो गणतंत्र लाना चाहती थी और कुलीनों का प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, आम जनता का शासन जो है यहाँ पे लागू करना चाहती थी, तो उन संस्थाओं को धर्माचार्य सहयोग नहीं कर रहे थे। तो पादरी वर्ग जो था, धर्म के आचार्य लोग जो थे वो जो है इन संस्थाओं से विमुख थे, वो उनसे जो है उनको किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना चाहते थे। तो ये भी मुख्य समस्या जो है नेशनल कन्वेंशन ने सहन की। इसके बाद एक और जो अंत में हम मुख्य समस्या का बात करते हैं, सेवंथ जो मुख्य समस्या थी वो थी फ्रांस का युद्धों में उलझे रहना। जैसे कि हमने पहले देखा कि ऋणग्रस्तता तो उन पे थी ही, इधर जो है जब व्यवस्थापिका सभा ने जो है अपना कार्य करना शुरू किया था तभी से लेकर के राजा ने भी जो है विभिन्न विदेशी शक्तियों को उकसाया था कि आओ और मेरी सहायता करो। फ्रांस की जनता ने जो है मुझे अपने पदच्युत करने के लिए पूरी कोशिश कर रखी है, और यहाँ पे यदि राजतंत्र का अंत हो गया तो जो है अन्य देशों में भी धीरे धीरे अन्य देशों पे भी उसका असर होगा, और वहाँ पे भी जो है जनता ऐसे ही विद्रोह करेगी। तो इसके फलस्वरूप यहाँ पे जो है क्रांति का सा माहौल पैदा हो गया था। तो इस प्रकार जो है विदेशी सेनाओं से फ्रांस को खतरा जो था, प्रसव राष्ट्रीय की सेनाएं जो है सीमा पर ही खड़ी थी, और उनसे सुरक्षा करना फ्रांस की सेना जो है उनके सामने कमजोर पड़ रही थी, और उनसे फ्रांस को सुरक्षित करना नेशनल कन्वेंशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कैसे फ्रांस को सुरक्षित करे और किस प्रकार से जो है राष्ट्रीय और प्रसा की सेनाओं से फ्रांस को जो है बचा करके रखे, ये उनके सामने मुख्य कठिनाई थी। तो इस प्रकार से विभिन्न कठिनाइयों के चलते नेशनल कन्वेंशन ने जो है आगे किस प्रकार से अपनी उपलब्धियों को हासिल किया और अपने कार्यों में वह सफल हो पाई, उसके बारे में जो है अब हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने इसकी समस्याएं पढ़ ली हैं कि इतनी सारी समस्याओं के चलते जो है
नेशनल कन्वेंशन ने कितने धैर्यपूर्ण तरीके से आगे जो है एक शांति का माहौल कायम किया। तो यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ने विभिन्न कठिनाइयों के रहते जब 21 सितंबर 1792 को कार्यभार संभाला, तो पहली बैठक में जैसे कि उसकी पहली बैठक हुई, उसमें क्या जो है चर्चाएं की। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इसकी उपलब्धियों की। उपलब्धियों में या इसके कार्यों में हम बात करते हैं इसकी नेशनल कन्वेंशन की। नेशनल कन्वेंशन द्वारा गणतंत्र की स्थापना। जैसे ही हमें पता है कि 21 सितंबर 1792 को कार्यभार संभालने के बाद जब उन्होंने पहली बैठक की, तो पहली बैठक में ही ये निर्णय ले लिया गया कि जो है फ्रांस में राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया जाए और गणतंत्र को पूर्ण रूप से आगे लागू कर दिया जाए। तो इसके मद्देनजर रखते जो है उन्होंने परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये घोषणा कर दी कि राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया है और यहाँ पे फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो गया है। तो राजा जो है तुइलरी के महल में बंद था और वहां राजा के सामने ढोल पीट पीट कर 22 सितंबर 1792 को ये घोषणा राजा को भी सुना दी गई। यहाँ पे राजा जो है अब फ्रांस का राजा नहीं है, बल्कि वो एक बंदी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में बंद है और जो है राजतंत्र का पूर्ण रूप से फ्रांस में अंत कर दिया गया है और गणतंत्र की फ्रांस में स्थापना कर दी गई है। तो इस प्रकार से नेशनल कन्वेंशन की ये पहली उपलब्धि थी और पहला मुख्य कार्य नेशनल कन्वेंशन ने किया। तो इस प्रकार से जो है तुइलरी के महल में बंद राजा के सामने ये घोषणा कर दी गई ढोल पीट पीट कर। और अब यहाँ पे क्या किया गया कि राजा के सामने तो घोषणा कर दी गई, जैसे कि ताश के पत्तों पे हमें पता ही है, हम अब भी देखते हैं कि जैसे कि ताश लेके आते हैं तो वो राजा और रानी के चित्र होते हैं। तो उस समय ताश के पत्तों पे फ्रांस के राजा और रानी के चित्र होते थे। फ्रांस के उस समय के समकालीन राजा और रानी के जो चित्र थे उनको भी वहां से समाप्त कर दिया गया, यानी कि पूर्ण रूप से जो राजतंत्र था उसका अंत कर दिया गया और यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। ये जो है फ्रांस की जनता के सामने नेशनल कन्वेंशन की पहली उपलब्धि थी कि उन्होंने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी और राजतंत्र का अंत कर दिया गया। दूसरा जो है लुई 16वें पे मुकदमा, लुई 16वें पर मुकदमा, लुई 16वें पर मुकदमा चलाया गया। यहाँ पे ये उसकी जो है दूसरी मुख्य सफलता थी। तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने जो है दूसरा मुख्य कार्य ये किया कि उसको लुई 16वें का जो भाग्य था उसका भी निर्धारण करना था कि उसके साथ अब क्या किया जाए। उन्होंने राजतंत्र का अंत तो कर दिया था, लुई 16वें के सामने भी ढोल पीट पीट कर ये बता दिया था कि यहाँ पे राजतंत्र का अंत कर दिया गया है, गणतंत्र की स्थापना कर दी गई है, तुम अब जो है फ्रांस के राजा नहीं हो, तुम एक आम व्यक्ति की तरह बंदी हो, देशद्रोही हो। तो उसकी देशद्रोहिता को प्रमाणित करने के लिए सबूत चाहिए थे। यहाँ पे जो है जब वो बंदी था तो यहाँ पे एक बॉक्स दांते ने पेश किया नेशनल कन्वेंशन के सामने। उसमें जो है बहुत सारे पत्र लिखे हुए थे और उन पत्रों के आधार पे उस सारे ही जो नेशनल कन्वेंशन थी, नेशनल कन्वेंशन के जो सदस्य थे उनको भी पता चल गया कि राजा जो है देशद्रोही है। ये राजा किसी अन्य देश के साथ मिलकर के कभी भी जो है फ्रांस को धोखा दे सकता है और फ्रांस को युद्धों में उलझा सकता है। तो फ्रांस को युद्धों में उलझा सकता है और जो है कभी भी धोखा दे करके यहाँ से भाग सकता है और यहाँ पे जनता को परेशान कर सकता है। तो उस बेस पे जो है राजा को दंड देने का निश्चय किया गया। दूसरा जो है राजा ने संवैधानिक जो अधिकार राजा को दिए थे, पीछे जो राष्ट्रीय सभा की हमने बात की है, तो वहां पे राजा के संवैधानिक अधिकारों के साथ जो है राजतंत्र की जब स्थापना की थी तब भी राजा ने जो है
उन संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना की थी, तो उस आधार पे भी राजा को देशद्रोही साबित कर दिया गया। यहाँ पे फ्रांस के राजा का प्रशा और ऑस्ट्रिया के लोगों से सहयोग मांगना, पत्राचार व्यवहार होना, उसके कारण भी यहाँ पे प्रशा और ऑस्ट्रिया का जो है राजा को सहयोग करना, वो भी ये साबित करता है कि राजा देशद्रोही है। तो देशद्रोही को जो है देशद्रोह का क्या दंड दिया जाए, इसके बारे में नेशनल कन्वेंशन ने विचार किया। और यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ने जो है इस बारे में विचार किया जो है 16 जनवरी 1793 को। इस बारे में जब विचार किया तो विचार करके जो है उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजा को मृत्यु दंड दे दिया जाए। यहाँ पे राजा को मृत्यु दंड देने के लिए जो है उन्होंने तारीख भी निश्चित कर ली कि 21 जनवरी को जो है राजा को दंड दे दिया जाएगा, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, और यहाँ पे उसके जीवन का पूर्ण रूप से अंत कर दिया जाएगा, क्योंकि वो देशद्रोही है, कभी भी जो है वो फ्रांस को धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे देशद्रोही राजा साबित हो गया था और उसके लिए दंड भी निर्धारित कर लिया गया था कि उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसमें से जो है जो नेशनल कन्वेंशन के सदस्य थे उनका जो है आगे मतदान करवाया गया। यहाँ पे 334 सदस्यों ने 361 सदस्यों ने तो तुरंत ही कहा कि तुरंत ही फांसी दे दी जाए राजा को, और जो 334 सदस्य थे उन्होंने जो है मृत्यु दंड नहीं देने का बात कही, यानी कि विरोध किया। 26 सदस्यों ने कुछ समय बाद जो है कहा कि कुछ समय बाद जो है राजा को मृत्यु दंड दिया जाए, एकदम से नहीं बल्कि थोड़े समय बाद जो है मृत्यु दंड दे दिया जाए। और जो 28 सदस्य थे वो बिल्कुल चुप रहे कि उन्होंने अपना इस बारे में कोई मत नहीं दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगभग 50-52 जैसे कि 361 सदस्यों ने तो एकदम से ही कहा कि राजा को मृत्यु दंड दे दिया जाए। 334 सदस्यों ने कहा कि नहीं, राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो फ्रांस का राजा है और जो है फ्रांस का मुख्य पदाधिकारी था। तो 26 लोगों ने कहा कि कुछ एक समय जो है थोड़े समय बाद जो है मृत्यु दंड दे दिया जाए, और 28 सदस्य इस बारे में बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कोई मत नहीं दिया। ना तो उन्होंने ये कहा कि उनको नहीं देना चाहिए मृत्यु दंड, ना ही उन्होंने ये कहा कि राजा को मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ इन लोगों की जो संयुक्त बैठक थी, संयुक्त बातचीत थी, उसमें जो है बहुमत से प्रस्ताव पास करके राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया। उसके लिए जो है 21 जनवरी 1793 का दिन निर्धारित कर दिया गया। 20 जनवरी 1793 की शाम को राजा को अपने परिवार के साथ बैठ करके खाना खाने दिया गया। यहाँ पे उसने रात को डिनर किया, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल करके बातचीत की, और अगले दिन जो है 21 जनवरी 1793 को जो है राजा को सुबह 10:20 पे फांसी देने का समय निर्धारित था। यहाँ पे राजा को जब लाया जा रहा था तो आगे आगे राजा और पीछे पीछे जो है जनता की भीड़ चल रही थी। राजा जब जो है गणतंत्र चौक पर पहुंचा, वहां पे राजा को गिलोटिन मशीन की भेंट चढ़ाना था। यानी कि गिलोटिन एक मशीन होती है स्टूडेंट्स, जो कि गला काटने वाली मशीन होती है, उसको गिलोटिन कहा जाता है। तो वहां पे वैसे गला काट करके लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो गिलोटिन मशीन आगे तैयार खड़ी थी। तो 10:20 पे राजा को जो है सुबह फांसी दी जानी थी। आम जनता के आगे आगे राजा चल रहा था। जब वो गणतंत्र चौक पर पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद जो है उसने कप कपाते होठों से कुछ एक शब्द कहे जो आम जनता ने भीड़ में नहीं सुने। आम जनता ने जो है उसके शब्दों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें कहा, सज्जनों, भाइयों, और मैंने तुम्हारे लिए जो है बहुत कुछ किया है, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम जो है मुझे माफ़ कर देना, और मैंने ऐसे कोई कृत्य नहीं किए जो कि फांसी के काबिल हों। तो इस प्रकार से ये शब्द जनता ने नहीं सुने। जनता तो नारे लगा रही थी, आज़ादी की जय हो, स्वतंत्रता की जय हो, समानता की जय हो, स्वतंत्रता जिंदाबाद। तो इस तरह के वो नारे लगा रही थी। और 10:20 पर राजा की जो है गर्दन धड़ से अलग कर दी गई और इस तरह से राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया। राजा के जीवन का अंत हो गया। तो यहाँ पे लुई सोलवे को गिलोटिन की मशीन से जो है उसके जीवन का अंत कर दिए जाने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं
इसके सामने, नेशनल कन्वेंशन के सामने आई और बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी हुए। तो उसके क्या प्रभाव रहे, थोड़े से प्रभावों की हम चर्चा ये कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रभाव यही रहा कि राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो गया, क्योंकि राजा यानी कि सम्राट विभिन्न देशों के साथ मिलकर के जो योजनाएं बना रहा था, उनको उकसा रहा था, तो वो अब नहीं हो सकता था। सम्राट यहाँ पे मारा जा चुका था, उसको जो है मृत्युदंड दिया जा चुका था। दूसरा जो है यहाँ पे राजतंत्र के जो घोर विरोधी व्यक्ति थे, उन्होंने एक राहत की सांस ली और राजतंत्र के समर्थक जो लोग थे वो जो है एकजुट होने लग गए। उनके आपसी हितों में जो है काफी वंश्यता आ गई, यानी कि वो इकट्ठे होकर के अब झुंड बनाने लग गए कि कैसे अब फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र लाया जाए और यहाँ पे इस गणतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया जाए। तो वो लोग इकट्ठे होने लग गए। बाह्य युद्धों का खतरा बढ़ गया, क्योंकि विभिन्न देशों ने देखा कि यहाँ पे राजा को जो है मौत के घाट उतार दिया है और गणतंत्र की स्थापना कर ली है, तो कहीं इस सब को देख करके जो है हमारे देशों की जनता ही ऐसा न करने लग जाए। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ अब इंग्लैंड ने भी हाथ मिला लिया, वो भी जो है फ्रांस के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गया। यहाँ पे अगला प्रभाव ये रहा कि आतंक के राज्य की शुरुआत हो गई, कि यहाँ पे एक आतंकी सा जो है माहौल तैयार हो गया, आतंक का सा माहौल तैयार हो गया, जिसमें कि अब फ्रांस में विद्रोह होने का खतरा ज़्यादा हो गया और विद्रोह जो है बढ़ने लगे, जगह जगह पे धीरे धीरे जो है विद्रोह होने लगे। तो इन सब से जो है एक बात तो बड़ी अच्छी हुई कि यहाँ पे राजा को मौत के घाट उतार दिया गया, तो राजा का तो बिल्कुल अंत हो गया और राज पद जो था वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, राजतंत्र जो था उसका पूर्ण रूप से अंत हो गया। तो इस प्रकार से नेशनल कन्वेंशन की संरचना के विषय में आज हमने पढ़ा। नेशनल कन्वेंशन के सामने जो कठिनाई आई, शुरुआती जो उसने कठिनाइयों का उसने सामना किया, जब उन कठिनाइयों को हमने विस्तार से अध्ययन किया, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या उपलब्धियां हासिल की। उसमें उन उपलब्धियों में जो है अभी तक हमने बात की है कि वहाँ पे फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई और लुई 16वें को मृत्यु दंड दे दिया गया। अभी हमने स्टूडेंट्स 2 ही उपलब्धियां पढ़ी हैं, आगे क्या और उपलब्धियां जो हैं उसने सामाजिक क्षेत्र में क्या जो है उपलब्धियां हासिल की, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की, उसकी गृह नीति क्या रही, तो ये सारी चीजें अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी उपलब्धियों और कार्यों के विवरण को अभी हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए जो है आप ये पढ़ेंगे कि नेशनल कन्वेंशन जो थी कैसे उनकी चुनाव हुआ, क्या उसकी संरचना रही, क्या उसका स्वरूप रहा और आरंभिक जो क्या कठिनाइयां उसने सहन की और जो है किस प्रकार से लुई 16वें को फांसी दे दी गई और कितने लोगों के प्रस्ताव पास करने के बाद क्या तारीख निर्धारित करके राजा को फांसी दी गई थी। तो ये इस सब का आप अध्ययन करेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट, थैंक यू।